RK Pocket FM channel subscriber and like this video. शरीरों पर बड़े बड़े बाल आ गए थे। 8th किंग काले रंग के बालों वाले एक वुल्फ में बदल गया था और वो 9th किंग सफ़ेद बालों वाले एक नरभक्षी में बदल गया था। दोनों देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। यूनिवर्स में डार्क स्पेस के एक छोटे से कोने में एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। वहाँ पर रहने वाले लोगों की हाइट 8 से 10 फीट थी। उन लोगों को हज़ारों साल पहले वहाँ पर गुलाम बनाकर छोड़ दिया गया था। डीमन स्पेस किसी समय पर उनकी टेरिटरी था, पर हज़ारों साल पहले उन पर अटैक करके उन्हें गुलाम बनाकर उस जगह को अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद वो सभी वहीं फंसे रह गए थे। वैसे तो उन लोगों ने वहाँ पर काफ़ी तरक्की कर ली थी, पर उन्हें इस बात का आज भी दुख था कि उनकी पूर्वजों की जगह पर उन बाहर के आए काले सायों ने अपना अधिकार कर लिया था और आज वे सभी बेघर हो चुके थे। उन सभी ने मिलकर अपना एक प्रमुख चुनाव हुआ था। वो प्रमुख अपने कक्ष में आराम कर रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि ज़मीन हिल रही हो। उसने सोचा शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन ज़मीन में कंपन और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि ये उसका वहम नहीं है। वो जल्दी से दौड़कर अपने भवन से बाहर निकला। जिस जगह पर वो रह रहे थे उस जगह को ग्रीन प्लेनेट के नाम से जाना जाता था। उन सभी के घर लकड़ियों के बने हुए थे, पर जब उन पर अटैक हुआ था तो उन लोगों से प्लेनेट का पावर सोर्स छीन लिया गया था, जिसकी वजह से उस प्लेनेट का पीछा 70% भाग बंजर हो गया था और वो प्लेनेट भी अब ऐसे लगने लगा था जैसे ये उस डार्क स्पेस का ही हिस्सा हो। उस शहर के चारों तरफ ग्रीन घास उगी हुई थी। वहाँ का नज़ारा देखने में कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था। वहाँ के लोग सिर्फ उस जगह पर ही बसे हुए थे जहाँ पर अभी तक भूमि बंजर नहीं हुई थी, पर उन सभी के दिमाग में यही चलता रहता था कि अगर ऐसा ही रहा तो ये पूरा प्लेनेट बंजर हो जाएगा। उस कंपन को फील करके जैसे ही वो प्रमुख बाहर आया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर पहले ही वहाँ के सभी लोग अपनी जगह पर जम गए थे। उन सभी ने अपने पूर्वज की मूर्ति खुले मैदान में बीचों बीच लगाई थी। आज उस मूर्ति के ऊपर एक ब्लू लाइट की लोटसाई बनी हुई थी और उससे बिजली पूर्वज की मूर्ति पर गिर रही थी, जिससे वह मूर्ति चमक रही थी और उसे बिजली का इम्पैक्ट मूर्ति से होते हुए ज़मीन में जा रहा था, जिससे ज़मीन में कंपन हो रही थी। वहाँ पर खड़े लोगों की आंखों में खुशी के आंसू देखे जा सकते थे। सब अपने काम को छोड़कर वहाँ पर इकट्ठा होने लगे थे। थोड़ी देर में ये बात उस पूरे प्लान पर फैल गई थी। वैसे तो वो प्लेनेट बहुत बड़ा था, पर जैसे ही ये बात हर तरफ फैलने लगी लोगों को फ्लाइंग करके वहाँ पर आने लगे थे। वो सभी पूर्व की मूर्ति के सामने अपने घुटनों पर बैठ गए थे। वहाँ पर लोग आते ही जा रहे थे। वो पूरा मैदान लोगों से भर गया था। कुछ ही देर में उस पूरे शहर के बाजार और के लिए लोगों से भर गई थी। किसी के चलने तक की जगह नहीं थी, क्योंकि दूर से भी उन लोगों को वहाँ खूब देर से साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये लोटसाई का साइन उन सभी के लिए पूजनीय था। सभी को समझ आ गया था कि उनका प्रोटेक्टर आ चुका है। उन लोगों को प्रकृति के वंशज कहा जाता था। इसका मतलब था चाइल्ड ऑफ नेचर। कुछ देर में वहाँ की ज़मीन की कंपन खत्म हो गई थी। अब वहाँ की पूरी ज़मीन में बड़ी बड़ी घास और पेड़ पौधे उगने लगे थे। उन्हें लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि पहले उनका प्लेनेट बहुत ज़्यादा हरा भरा था और इस प्लेनेट पर सबसे ज़्यादा दिव्य औषधियाँ पाई जाती थी। आज ऐसा चमत्कार हुआ था कि उनका प्लेनेट फिर से हरा भरा हो गया था। अब वहाँ पर 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं थी कि जहाँ पर पेड़ पौधे न उगे हो गए हो। वो सभी अपने पूर्वजों को नमन करके धन्यवाद दे रहे थे। तभी वहाँ के सलाहकार से उस जगह के प्रमुख ने पूछा कि क्या वो इस यूनिवर्स में पैदा हो चुका है। उस बुजुर्ग सलाहकार ने अपने प्रमुख से कहा कि प्रमुख, नक्षत्र, दिशाएं और इन हवाओं का चलना ये सभी एक ही संकेत की तरफ इशारा कर रही है कि उसने अपना दायित्व संभालना शुरू कर दिया है। और आपको पता है, ये जो लोटसाई तुम देख रहे हो यह इस बात का संकेत है कि हमारे प्रोटेक्टर ने अपना पहला पड़ाव पूरा कर लिया है। और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। जिसकी पावर ने कुछ पलों में ही इस बंजर प्लानेट को हरा भरा कर दिया है, तो उसके पावर की कल्पना कैसे की जा सकती है। प्रमुख को अपने सलाहकार की सारी बातें समझ आ गई थी। आखिर उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि अब कुछ ही समय की बात है, उनका प्रोटेक्टर उनके सामने होगा। तभी उस सलाहकार ने ऐसा कुछ कहा जिससे प्रमुख के पैरों के नीचे से भी ज़मीन खिसक गई थी। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आखिर विराट के पास इस लोटसाई की पावर कहाँ से आई थी। आखिर उन दोनों किंग्स को उस प्रोटेक्टर के बारे में इतना ज़्यादा कैसे पता था। आखिर वो लोटसाई का निशान उस ग्रीन प्लेनेट पर कैसे आया। क्या वो भी विराट की पावर थी। बुजुर्ग सलाहकार ने उस प्रमुख से ऐसा क्या कहा था जिससे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। आखिर क्या लिखा है विराट की किस्मत में। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। एपिसोड 121 बुजुर्ग विश्वनाथ से मिलना। उस बुजुर्ग सलाहकार ने अपने प्रमुख से कहा, प्रमुख देखिए, पूर्वज की मूर्ति का सिर झुक चुका है जैसे कि वो किसी को अपना आदर भाव प्रकट कर रही हो। प्रमुख ने कहा, हाँ, मूर्ति का सिर तो झुका गया है,
पर तुम कहना क्या चाहते हो, हमारे पूर्वज प्रोटेक्टर के सामने क्यों झुकेंगे? वो तो हमारे सबसे पहले प्रोटेक्टर हैं, बल्कि सभी प्रोटेक्टर हजारों सालों से उनके सामने झुकते आए हैं। और ये सारी बातें तो हमारे पूर्वजों के ग्रंथों में भी लिखी हुई है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? उस बुजुर्ग सलाहकार ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारे प्रोटेक्टर नहीं है। प्रमुख को उस बुजुर्ग की बात कुछ समझ नहीं आई। प्रमुख ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं, अगर ये हमारे प्रोटेक्ट नहीं होते तो ये लॉर्ड साई का साइन कैसे प्रकट हुआ? उस बूढ़े सलाहकार ने कहा कि प्रमुख, इन्होंने हमारे ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट किया है। इस वजह से लॉर्ड साई ऑफ व्हाइट ड्रैगन एक्टिवेट हो गया है। तो उस प्रमुख ने कहा, बुजुर्ग, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप मुझे साफ साफ अपनी बात समझाए, क्योंकि आपकी सारी बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही है। जहां तक मैंने सुना है, हमारा प्रोटेक्ट ही इस ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर सकता है। और आप कह रहे हो उसने ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया है और फिर भी वह हमारा प्रोटेक्टर है। क्या आप इसे मुझे समझा सकते हैं? बुजुर्ग ने कहा, अगर आप साफ साफ सुनना चाहते ये तो अपना हृदय मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। प्रमुख, आपको पता है हमारे प्रोडक्ट की ब्लड लाइन में भी इतनी पावर नहीं होती जिससे ये पूरा प्लेनेट बंजर से उपजाऊ हो सकता था। मेरे कहने का मतलब है ऐसा हो तो सकता था, पर इतनी जल्दी नहीं, उसमें कुछ वर्षों का समय लगता। और आप इनके बारे में जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे पूर्वज सिर्फ उन्हीं के आगे अपना सिर झुका सकते हैं। प्रमुख ने कहा, मैं भी तो यही जानना चाहता हूं कि वह कौन है। बुजुर्ग ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो प्रमुख और उसके आसपास खड़े साथी अपने जगह पर ही जम गए। उस बुजुर्ग ने कहा कि वो इस यूनिवर्स में आ चुके हैं जिनके बारे में पूर्वजों ने रहस्यमय किताब में बताया था। वो यूनिवर्सल प्रोटेक्टर है, इस अनंत ब्रह्मांड के सुपर योद्धा। सिर्फ वही है जिनके सामने हमारे पूर्वज की मूर्ति सिर झुका सकती है। उनकी पावर का अंश मात्र ही इस ब्रह्मांड की बुराई को खत्म करने में सक्षम होगा, पर अभी उसके लिए थोड़ा समय है। अगर हमारी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो गई है तो इसका मतलब है कि उसने लॉर्ड साई, उस बुजुर्ग की बात सुनकर सभी के होश उड़ गए थे, क्योंकि किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि इस बार उनके प्रोटेक्टर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के प्रोटेक्टर है, जिसे गॉड ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, वो सामने आए हैं। और हमारी ब्लड लाइन की पावर को यूनिवर्सल गॉड के लिए पहला पड़ाव का नाम दिया गया है। प्रमुख ने कुछ देर बाद हड़बड़ाते हुए कहा, क्या वो सब काल्पनिक कथाएं नहीं थी? बुजुर्ग ने कहा, ये सब बातें उसके डर से छुपाई गई थी। अब सिर्फ हमें इंतजार करना है गॉड ऑफ यूनिवर्स के शक्तिशाली बनने का। उनका सफर शुरू हो चुका है। उन सभी लोगों को सबसे पहले पता चला था गॉड ऑफ यूनिवर्स के बारे में। अभी तक इस बात का दिव्य लोक के बुजुर्ग को भी नहीं पता था, पर स्वाति इस रहस्य के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वो दोनों किंग्स अपने विराट और डरावने रूप में आ गए थे। अभी विराट धीरे धीरे जमीन पर ही उतरा था। वो लॉर्ड साई उसके पास आते हुए थर्ड आई में समा गई थी। सभी लोग विराट को इतना पावरफुल देखकर हैरान थे। विराट जब उस पोर्टल में एंटर होने के बाद फॉरेस्ट में दूसरी तरफ पहुंचा तो उसे एक पावरफुल फोर्स अपनी तरफ खींचने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो चाहकर भी उस खिंचाव से बाहर नहीं निकल पा रहा था और काफी तेज स्पीड में एक दिशा की तरफ बढ़ता चला गया। विराट ने सोचा कि वह कहीं गलत पोर्टल में तो नहीं आ गया, पर अभी तक भी उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी ने खतरे के बारे में नहीं बताया था। तभी एलिस ने कहा, तुम इस फोर्स से बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। एलिस ने कहा कि इस पावरफुल फोर्स में मुझे पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। इसके बारे में और ज्यादा तो वही जाकर पता चल पाएगा। कुछ देर बाद विराट एक तालाब के पानी में से होते हुए तालाब की गहराइयों में चला गया था। तभी विराट की नज़र एक नीले रंग के लोट्स पर पड़ी। विराट को उस फोर्स ने सीधा उस लोट्स के सेंटर में पहुंचा दिया। जब विराट ने उस तालाब को बाहर से देखा था तो वो देखने में काफी छोटा लग रहा था, लेकिन उसके अंदर जाकर विराट थोड़ा सा लगा दिया है कि वो किसी बड़े से समंदर में आ गया हूं, और जहां दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उस समय काफी तरह के जलीय जीव थे। विराट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह जा कहाँ रहा है। उस लोट्स पर बैठे हुए विराट इसी के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे एक बूढ़े की आवाज सुनाई दी। ये वही बूढ़ा था जिसने उसे बताया था कि तुम मेरे वंशज हो, जिसने उसे अपनी पावर्स दी थी जब निधि और विराट उस चट्टान की टनल में फंसे थे। वो पूर्वज आज भी ऐसे ही सफेद रोशनी से चमक रहा था। विराट ने उस बूढ़े आदमी को झुककर अभिवादन किया। विराट के मन में काफी दिनों से एक सवाल था। वो उस बुजुर्ग का नाम नहीं जान पाया था। उसने सबसे पहले उस बुजुर्ग से उसका नाम पूछा। बुजुर्ग ने कहा, मेरे स्टूडेंट को अभी तक मेरा नाम ही नहीं पता। विराट ने अपने मन में ही कहा, मैं इनका स्टूडेंट कब बना। तभी उस बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी अपने आप से बात करने की आदत अभी तक गई नहीं। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि तुम सीधा मुझसे पूछ सकते हो। विराट ने कहा, माफ करना मास्टर। उसके मुंह से अपने आप को मास्टर सुनकर वो बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा, मेरे बच्चे, तुम उसी दिन मेरे स्टूडेंट बन गए थे जब तुमने मेरी विरासत को स्वीकार किया था।
और जब आज तुमने इतने लोगों को उस मुसीबत से बचाया तो तुम्हें कुछ तो रिवॉर्ड देना बनता ही है। और तुमने मेरा नाम पूछा है, तो वैसे तो मेरा नाम विश्वनाथ था, पर दुनिया मुझे लॉर्ड फिनिक्स के नाम से जानती थी। अब तो शायद ही किसी को मेरे बारे में पता होगा। वैसे तो वो बूढ़ा विराट को बताना चाहता था कि तुम्हारे दादाजी मुझे अच्छे से जानते हैं, पर अभी इस बारे में जानने का सही वक्त नहीं आया था। बुजुर्ग विश्वनाथ ने विराट से कहा कि तुम्हें यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है। विराट ने कहा, मास्टर, पृथ्वी ग्रह के लोगों पर एक मुसीबत आ गई है। विश्वनाथ ने मुस्कुरा कर कहा कि उसकी चिंता तुम मत करो। उस बुजुर्ग का ऑरा ही ऐसा था जिसकी वजह से विराट की और कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई, और उसकी बात सुनकर विराट वहीं पर खेती करने के बैठ गया। वो बुजुर्ग वहां से गायब हो गया था। विराट की बॉडी को एक नीली रोशनी ने घेर लिया। वो नीली रोशनी विराट की थर्ड आई के द्वारा अब्सॉर्ब की जा रही थी। उसका पूरा शरीर नीले रंग की रोशनी से चमकने लगा था। विराट को आज कोई दर्द नहीं हो रहा था, उसे तो पूरे शरीर में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे ही वो किसी ऐसी जगह पर है जहां पर बर्फ पड़ रही हो। उसके रोम रोम में ठंडक पहुंच रही थी। विराट को काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा था। विराट की बॉडी ने उस नीली रोशनी को अच्छे से अपने थर्ड आई में एब्सॉर्ब कर लिया था। तब उसकी आंखें खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे ही वह 6 महीने से कल्टीवेशन कर रहा था। अब विराट को अपनी शक्तियां काफी बढ़ी हुई फील हो रही थी। तभी वहां पर वो बुजुर्ग प्रकट हुए। वो भी ये देखकर हैरान थे कि जिस प्रक्रिया को पूरी करने में 1 साल से ज्यादा का समय लगता है, उसे विराट ने 6 महीने में पूरा कर लिया था। विश्वनाथ ने हंसते हुए कहा, बच्चे, तुम बहुत ज्यादा अद्भुत हो। तुम में कोई तो ऐसी बात है जिसे मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। विराट को उनकी बात समझ नहीं आई। उन्होंने आगे कहा, बच्चे, इस प्रक्रिया में मुझे भी पूरा 1 साल लगा था, पर तुमने 6 महीने में ही इस लॉर्ड्स आई ऑफ व्हाइट ड्रैगन की पावर्स पर कंट्रोल कर लिया है। अब ये शक्ति तुम्हारे ही शरीर का एक हिस्सा है जो तुम्हारे रोम रोम में बस चुकी है। विराट तुम ये सुनकर हैरान ही रह गया था कि उसे यहाँ पर 6 महीने बीत चुके हैं। उसने कहा, मास्टर, पृथ्वी ग्रह पर 6 महीने पहले क्या हुआ था? उस बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, बच्चे, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो तुम्हें 6 महीने हुए हैं, लेकिन तुम्हें पता है इस लॉर्ड्स की खास बात क्या है कि तुमने यहाँ पर सिर्फ 1 क्षण ही बिताया है, जिसका समय 1 से भी कम है। विराट को उनकी बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने समझाया कि यहाँ पर बिताए 6 महीने का समय बाहर की दुनिया के 1 मिनट के बराबर है। ये सुनकर विराट की हैरानी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे खुद पता था कि उसे यहाँ पर 6 महीने के आसपास हो गए हैं। एलिस ने उससे कहा कि मेरा वर्जन अपग्रेड हो गया है। अब मैं तुम में किसी की भी दिव्य रोशनी या उनकी पावर्स के बारे में देखकर ही बता सकती हूँ। विराट की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद बुजुर्ग ने विराट से कहा कि अब तुमको जल्दी से पृथ्वी ग्रह पर जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अब 1 सेकंड भी लेट हुए तो पृथ्वी ग्रह के काफी लोग मारे जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए पोर्टल ओपन कर दिया है। विराट ने अपनी पूर्वज से धन्यवाद कहा और वहां से जल्दी से निकल गया। विश्वनाथ उसको देखकर मुस्कुरा रहा था और मन ही मन कह रहा था, पागल लड़का। एकदम से उसने कहा, विश्वनाथ, लगता है तुझे भी इस लड़की की बीमारी लग गई है या नहीं? आज से पहले तूने तो कभी अपने आप से ऐसी बातें नहीं की। तभी उसके सिस्टम ने कहा, अपने आप से तो बात ही नहीं की, पर मुझसे तो कर सकते हो। सही कहती है दुनिया, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। तुम्हारा भी हाल कुछ ऐसा ही है। आखिर विराट और उन दोनों की इनमें से कौन इस लड़ाई में जीतने वाला था? और उन दोनों किंग्स का कहने का क्या मतलब था कि इसने पहला पड़ाव कंप्लीट कर लिया है? और बुजुर्ग विश्वनाथ विराट को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे थे? क्या बुजुर्ग विश्वनाथ के पास भी विराट की तरह ही अपग्रेडेड सिस्टम था? एपिसोड 122, विराट का गायब होना। विराट को देखकर एटथ किंग ने कहा, मूर्ख मानव, तू हमसे मुकाबला करने चला है। तू हमारे बारे में जानता ही क्या है? आज तुझे पता चलेगा कि पावरफुल लेवल की शक्तियां कितनी खतरनाक होती है। बेवकूफ इंसान, तू हमारे सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। ये कमजोर मुल्कों से 2 हमारे ही जाएंगे, इनके लिए तुम अपनी लाइफ क्यों गंवा रहे हो? तुम नहीं जानते कि इस दुनिया में वही जीवित रह सकता है जो पावरफुल है। कमजोर लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है और इन कीड़ों मकोड़ों का मर जाना ही ठीक है। आज इन सभी मनुष्यों के लिए तुमने हमारे रास्ते में आकर बहुत बड़ी गलती की है, उसका हर्जाना तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। विराट उनकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, जिसकी वजह से वो दोनों किंग गुस्से में विराट को घूरने लगे। उन्होंने अपनी तिलस्मी तलवार निकाली और उस पर दोनों ने अपने ब्लड की कुछ बूंदें अपनी तलवारों पर डाली। सभी लोग उन दोनों को कांपते हुए देख रहे थे। उन तलवारों पर ब्लड गिरते ही वो दोनों तलवारें हवा में उड़ने लगी और वो तलवारें बहुत ही स्पीड में विराट की तरफ बढ़ने लगी। उन दोनों तलवारों को देखकर वाणी और उसकी टीम भी डर गई थी। वाणी हिम्मत करते हुए आगे उस तलवार का सामना करने के लिए आगे बढ़ने को ही हुई थी। तभी विराट ने इशारे से उसको रोक दिया। उन्हें नहीं पता था कि ड्यूक ही विराट है। विराट ने अपने स्टोरेज ऑब्जेक्ट से अपनी ब्लैक तलवार निकाली जिसका हैंडल रेड कलर का था। उसे देखकर एथ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हकलाते हुए कहा, एंशिएंट हथियार।
उसके वो उस दूसरे किंग ने भी सुने थे, जिसकी वजह से उसके दिल में डर बैठ गया, क्योंकि उसने भी एंशिएंट बीस्ट के बारे में सुना था। वो एक बीस्ट ही इस पृथ्वी ग्रह को एक पल में ही डिस्ट्रॉय कर सकता था। उनके टाइरस ग्रह पर भी ऐसा कोई नहीं था जिसके पास एंशिएंट हथियार हो। वो दोनों तलवारें जैसे ही विराट के पास पहुंची तो उसने एक ही अटैक में दोनों तलवार को बीच से काट दिया। उन तलवारों का आपस में टकरा ऐसा था कि मानो पृथ्वी पर भूकंप आ गया हो। उनके टकराने के इम्पैक्ट से वो सभी लोग जो विराट के पास थे 15 से 20 फीट दूर जाकर गिरे थे, पर विराट अब भी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था, जैसे कि उसके लिए उन हत्यारों को रोकना कोई मामूली बात हो। ये दृश्य देखकर उन दोनों किंग्स का गला सूख गया। अभी वे दूसरा टेस्ट करने वाले थे कि विराट एकदम से अपनी जगह से गायब हो गया और सीधा 9th किंग के पीछे दिखाई दिया। वो किंग कुछ समझ पाता उससे पहले उसका बड़ा सा सिर कटकर जमीन पर गिर चुका था। यह अटैक देखकर तो 8th किंग्स की भी रूह कांप गई। उसने हड़बड़ी में अपने स्टोरेज स्टोन से वही हथियार निकाला जो शामक ने उसे दिया था। वो देखने में एक तेज धार नुकीला छोटा सा एरो था, पर उसमें ऐसा पाइजन लगा हुआ था जिसका कोई तोड़ नहीं था। एलिस ने विराट से कहा, पीछे हटो, तुम्हारी लाइफ खतरे में है। तभी उस किंग ने विराट पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस एरो का अटैक किया। वो एरो विराट को छूने ही वाला था कि तभी विराट वहां से गायब हो गया। विराट अब टेलीपोर्ट एबिलिटी का अच्छे से कंट्रोल करने लगा था। उस तीर को देखकर विराट के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी की वजह से ही एलिस और विराट को उस खतरे का आभास हो पाया था। अब विराट उस किंग को दूसरा मौका नहीं देने वाला था। उसने जल्दी से अपना क्रॉसबो निकाला और एक एरो उस किंग पर छोड़ दिया। वो किंग तो ये देखकर ही अचंभित था कि वो इंसान कैसे उसके इस अटैक से बच सकता है। इतने में ही वो तीर उसे अपने आंखों के सामने ने आता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि वो किंग कुछ रिएक्ट कर पाता, उससे पहले ही वो तीर सीधा उसके सीने में जाकर लगा। उसके इम्पैक्ट से वो किंग 1 माइल दूर जाकर गिरा था। सभी लोग ऐसे आंखें फाड़कर देख रहे थे जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन सभी के मारे जाने के बाद विराट ने अपने सभी लोगों को देखा। वो सभी सही सलामत थे। उन्हें ठीक देखकर विराट को एक सुकून का एहसास हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इन दोनों किंग्स को मार सकता था। सभी लोगों ने विराट को घेर लिया था। वो सभी ड्यूक का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी ड्यूक ने कहा, मैंने अपना नाम लीजेंड रख लिया है। वो नाम तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। ऋत्विक ने कॉल करके मिस्टर प्रेसिडेंट को पूरी घटना के बारे में बता दिया था। वहां पर सभी लोग लीजेंड लीजेंड के नारे लगाकर चिल्ला रहे थे। विराट वहां से जाने ही वाला था कि तभी किसी ने उसको वो ही तीर पैर में मार दिया जो उस शामक ने दिया था। उसे लगते ही विराट की घबराहट बढ़ गई। उसने देखा कि उस पर यह अटैक किसने किया, तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर मास्क था। वो मुस्कुरा रही थी। उस लड़की ने कहा, मूर्ख इंसानों, तुम लोग ऐसे ही मरते रहोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये इमोशंस ही है। वो लड़की देखने में 18 साल के आसपास की लग रही थी। वहां पर खड़े सभी लोग उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए थे। उसका गठीला शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे फुर्सत से तराशा गया हो। उसे शामक ने हाय किया था, क्योंकि शामक को पता था कि पृथ्वी पर कोई तो ऐसा है जो इंसानों की रक्षा कर रहा है। उसे विश्वास नहीं था कि ये दोनों मूर्ख किंग उस अनजान शख्स को मार पाएंगे। इसलिए उसने सागरस्थल रियासत के राजा से सहायता मांगी थी, जो चौथे रैंक की रियासत थी। शामक का उस राजा पर कोई कर्ज बाकी था। उस कर्ज को उतारने के लिए ही उस राजा ने अपनी पुत्री चंद्रप्रभा को ये काम सौंपा था। चंद्रप्रभा को लगा जैसे कि उसे किसी तुच्छ मनुष्य को मारने के लिए भेजा गया है। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंची तो उसने देखा कि एक लड़के ने उन दोनों किंग्स को मार दिया और उनकी पूरी सेना को भी खत्म कर दिया है। उसने उन दोनों किंग्स को अपने सामने मरते हुए देखा था। वो लड़की उसी समय उन लोगों के क्राउड में शामिल हो गई थी और शामक ने उसे भी एक ऐसा ही तीर दिया था। अभी वो लड़की मुस्कुरा ही रही थी कि अचानक से वहां का वातावरण बदल गया। चारों तरफ काले बादल छा गए और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई प्रलय आने वाली है। चारों तरफ से बिजली या जमीन को छूने लगी थी। दृश्य देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रकृति रुष्ट हो गई हो। वहां खड़े सभी लोग घबरा रहे थे। एकदम से विराट के शरीर से सुनहरी रोशनी अपना विकराल रूप लिए निकली। उसे देखकर सभी लीजेंड से दूर हट गए। चंद्रप्रभा उस रोशनी को देखते ही पहचान गई थी कि वो दिव्य रोशनी है। वो दिव्य रोशनी चंद्रप्रभा पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। चंद्रप्रभा को समझ आ गया था कि अब वो नहीं बचने वाली, क्योंकि विराट की दिव्य रोशनी रुष्ट हो गई थी। दिव्य रोशनी रुष्ट होने के बाद किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहती। जैसे ही वो दिव्य रोशनी चंद्रप्रभा के पास पहुंची तो उसका प्रेशर चंद्रप्रभा पर सहन ही नहीं हुआ। ना चाहते हुए भी वो अपने घुटनों पर आ गई। वैसे चंद्रप्रभा सुप्रीम लेवल के सुपर मोड पर थी, फिर भी उस दिव्य सुनहरी रोशनी की अग्रेसिव पावर को टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। वो लड़के अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी ताकि वहां से भाग सके।
उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। चंद्रप्रभा अपने मन में ही सोच रही थी कि आज उससे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है, नहीं तो प्रकृति का ऐसा विकराल रूप देखने को नहीं मिलता। वो लड़की उस डेंजर सिचुएशन को देख भी नहीं पा रही थी, इसलिए उसने आंखें बंद कर ली। RK Pocket FM channel subscriber and like this video.